हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का। आज का सेशन फिल इन द ब्लैंक्स पे बेस्ड है। लंबे समय से ये डिमांड आ रही थी, रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर फिल इन द ब्लैंक्स के सेशंस को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने फिल इन द ब्लैंक्स का कोई भी सेशन नहीं लिया था। इसीलिए मैंने प्लान किया कि आज फिल इन द ब्लैंक्स का ही सेशन लिया जाएगा। तो ये इस सीरीज का सेशन नंबर 5 है। पिछले 4 सेशंस ऑलरेडी चैनल की प्लेलिस्ट पे अवेलेबल हैं। अगर आपने उन सेशंस के वीडियोस ना देखे हो तो आप उन्हें भी देख लें और उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, और वो ये कि फिल इन द ब्लैंक्स की अपनी ही विशेषता है। फिल इन द ब्लैंक्स के 2 बहुत अच्छे एडवांटेज हैं। पहला कि इससे आपके जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं बीच बीच में वो रिवाइज होते रहते हैं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार ग्रामेटिकल रूल्स भी आते हैं। और साथ ही साथ बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी वोकैबलरी भी इन्हांस हो सके, वोकैब को भी इन्हांस करने का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मौका मिलता है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो 2 अच्छे फ़ायदे हैं, और यही इंग्लिश है। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है इसका मतलब है आपको इंग्लिश आती है, और अगर आपकी वोकैब अच्छी है यानी आपको इंग्लिश आती है। तो फिल इन द ब्लैंक्स का हर सेशन हमेशा से ही इंपॉर्टेंट होगा, और मैं हर सेशन में ये ट्राई भी करता हूं कि कुछ ग्रामर के भी रूल्स आपके रिवाइज कराए जाएं और कुछ अच्छी अच्छी वोकैब भी आपके सामने रखी जाए इन फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन है वो 10 क्वेश्चंस जिन्हें हमने चूज किया है। सामने स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहे हैं। जब तक मैं आपको समझाता हूं आप बीच में ट्राई कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत बेहतर होगा कि आप आगे से आगे ये ट्राई करते रहें कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डू यू नो वेयर वी आर? कोई पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि हम सब कहाँ हैं। इफ यू आस्क मी आई एम, फिर स्पेस है लॉस्ट, मतलब कहा जा रहा है क्या तुम जानते हो कि हम सब कहाँ हैं। क्योंकि अगर तुम मुझसे पूछो कि हम सब कहाँ हैं तो मैं तो एक तरीके से लॉस्ट हूं। देखिए, अगर आप लॉस्ट हैं तो इसका मतलब है कि आप पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो चुके हैं, या फिर आप रास्ता पूरी तरीके से भटक चुके हैं। जब कोई रास्ता भटक जाता है तो वो अपने आप को लॉस्ट बोलता है, और रास्ता जब कोई भटक गया तो कैसे भटक गया, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हो गया तो भी अपने आप को वो लॉस्ट बोलता है। जैसे कि आप कोई पजल सॉल्व कर रहे हो और आपसे सॉल्व ना हो रही हो बार बार ट्राई करने के बाद, तो फिर आप क्या बोलोगे? दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ये मेरे से नहीं होगा। आई एम लॉस्ट नाउ, मतलब मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो चुका हूं। या एक रास्ता आप भूल गए हैं तो आई एम लॉस्ट बोल सकते हैं। तो लॉस्ट का मीनिंग अपने लिए समझ में आ गया होगा आप सभी को कि रास्ता भूल गए हो या फिर पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो गए हो आप। तो क्या तुम बता सकते हो कि हम सब इस वक्त कहाँ हैं? क्योंकि अगर तुम मुझसे पूछो कि हम सब कहाँ हैं तो मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो चुका हूं। अब इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर सी का सहारा लेना चाहिए, सी को चूज करना चाहिए। आई एम टोटली लॉस्ट। देखिए, बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे, एब्सोल्युटली लॉस्ट नहीं होता। एब्सोल्युटली मतलब निसंदेह, मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हूं, मैं निसंदेह कंफ्यूज्ड नहीं हूं सर। एब्सोल्युटली राइट हो सकता है, एब्सोल्युटली रॉन्ग हो सकता है। और इवेंचुअली जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, इवेंचुअली का मतलब है अंततः। इवेंचुअली मतलब अंततः। जैसे कुछ लोग ये कहें कि 7 दिन लगातार पैदल चलने के बाद वी इवेंचुअली रीच्ड आवर होम्स, हम अपने अपने घर पहुंच गए, अंततः हम अपने घर पहुंच गए। वी इवेंचुअली रीच्ड आवर होम्स। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है लार्जली, लार्जली का मतलब होता है मुख्य रूप से। क्या कहा जाता है? मुख्य रूप से, लार्जली, खास तौर पे या मुख्य रूप से। जैसे मुझे फिर से एक एग्जाम्पल याद आ रहा है कि अब पता चल रहा है कि गांव में भी ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। लार्जली ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इनटू विलेजेस, मुख्य रूप से ये जो वर्कर्स गांव आ रहे हैं इस वजह से, मुख्य रूप से इसको कहा जाता है लार्जली, जिसको बोलेंगे। याद रखें सर, लार्जली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्ब है, मुख्य रूप से। आप इस सेशन के बाद भी इसको अपने आप से पढ़ के देखिएगा, इसके
के एग्जाम्पल्स देखिएगा। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या? आई एम टोटली लॉस्ट, मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के लिए आपको कॉपी पेन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो 4 ऑप्शंस दिए हैं ये 4 ऑप्शंस नहीं है सर, ये 4 की चारों फ्रेजेस हैं। अब आप दिमाग लगाइए सर, मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ा रहा हूं और फिल इन द ब्लैंक्स में मैं आपको अभी अगले 5 मिनट के भीतर 4 ईडियम्स भी पढ़ा दूंगा, 4 फ्रेजेस भी पढ़ा दूंगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए, और ये ऐसे पॉसिबल नहीं है सर। जब हर एक सेशन को एक प्लानिंग के साथ रेडी किया जाता है तो ही मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ऑल द सर्विसेज वर, सभी सेवाएं थी, ड्यू टू द स्टॉर्म, तूफान की वजह से। तूफान की वजह से सभी सेवाएं जो हैं या तो सर रद्द कर दी जाएंगी, या तो फिर तूफान जब आता है तो ये कि इमरजेंसी सिचुएशन है तो सभी सेवाओं को बिल्कुल इमरजेंसी की वजह से तैयार रखा जाता है कि जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी तुरंत जो है चीजों की गतिविधियों को स्टार्ट कर दिया जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? स्टॉर्म, तूफान आया, तूफान एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी में क्या होता है? गवर्नमेंट सारे अपने मैनेजमेंट को, सारे प्रशासन को, सारे एडमिनिस्ट्रेशन को, सारी सर्विसेज को स्टैंड बाय मोड में रखती है ना, बिल्कुल रेडी, कि जैसे ही नीड पड़ेगी, जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी हम तुरंत सप्लाई करनी शुरू कर देंगे, चाहे वो कमोडिटीज की हो, वस्तुओं की हो, चाहे वो मेडिकल स्टाफ की हो, है ना। तो ये है, जैसे अभी देखिए ना जो मेडिकल इमरजेंसी चल रही है, पैंडेमिक चल रहा है, इसमें भी तो बहुत सारी सर्विसेज स्टैंड बाय में रखी गई है ना। जैसे कि आपको सुनने को मिलता है कि स्टेट की तरफ से कोई सेक्रेटरी आता और बोलता है कि हमारे यहाँ इतने केसेस हैं अभी, और हमने जो है इतने सारे हॉस्पिटल्स जो है वो डेडिकेटेड कोरोना पेशेंट्स के लिए बनाए हैं, इतने बेड्स जो है वो स्टैंड बाय में रखे गए हैं, मतलब जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी तुरंत उनको यूज किया जाएगा। स्टैंड बाय इसी को कहते हैं, यही इसका सही आंसर है। तो स्टॉर्म, तूफान की वजह से सारी सर्विसेज को स्टैंड बाय में रख दिया गया, तैयार रख दिया गया कि जैसे आवश्यकता पड़ेगी तुरंत यूज किया जाएगा उन्हें। बाकी ऑप्शंस का मीनिंग भी सुन लीजिए। स्टैंड बाय का मीनिंग समझ में आया ना, कीप समथिंग रेडी, ताकि तुरंत उसे यूटिलाइज किया जाए, यूज किया जाए। ऑप्शन नंबर बी है पुट ऑन द बैक बर्नर। बर्नर आप जानते हैं, गैस में जो चूल्हे होते हैं उनको बर्नर्स बोलते हैं। बैक बर्नर्स मतलब जो पीछे वाले चूल्हे हों। मान लीजिए कि एक ऐसी गैस है जिसमें 4 बर्नर्स हैं, 2 आगे और 2 पीछे। तो जो पीछे वाले बर्नर्स है, क्या उन पे कोई कुकिंग की जा रही होगी? किसी फूड को, किसी सब्जी को क्या पीछे वाले बर्नर्स पे बनाया जा रहा होगा? नहीं, आगे वाले बर्नर्स पे बनाया जा रहा होगा। पीछे वाले बर्नर्स पे तो या तो बना के रख दिया गया होगा या फिर उन्हें पीछे रख दिया गया कि ताकि उन्हें बाद में बनाया जाएगा। तो पुट समथिंग ऑन द बैक बर्नर का मतलब है चीजों को रोक देना, उन पे एक स्टॉपेज लगा देना। अभी उनकी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी होल्ड कर देना, डिले कर देना, सस्पेंड कर देना। यह है पुट समथिंग ऑन द बैक बर्नर। बैक बर्नर से याद कर सकते हैं। केप्ट इन अबेयंस, इसका जो वास्तविक फ्रेज है वो है कीप समथिंग इन अबेयंस। अबेयंस का मतलब भी होता है सर एक टेम्पररी इंटरवल, मतलब कुछ देर का जो इंटरवल है, कुछ देर का जो विराम है, सस्पेंशन जिसको कहा जा सकता है। तो कीप समथिंग इन सस्पेंशन का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को रद्द रखना। अगर आप ऑप्शन नंबर बी और सी, पुट समथिंग ऑन द बैक बर्नर एंड कीप समथिंग इन अबेयंस को एक दूसरे का सिनोनिम समझे तो गलत नहीं होगा। पुट समथिंग ऑन द बैक बर्नर में भी चीजों को डिले किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। कीप समथिंग इन अबेयंस में भी डिले किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। लास्ट ऑप्शन है एडजर्न्ड साइने डाई। इसको कुछ लोग इसे कई लैंग्वेजेस में से सिने डीए भी बोलते हैं, सिने डीए, और जनरली तो हम इसे साइने डाई भी बोलते हैं। साइने डाई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए। ये खास तौर पे कोर्ट में इस्तेमाल होता है या फिर पार्लियामेंट में यूज किया जाता है। जैसे कि सभापति ने कहा कि संसद के इस सत्र को या आज के इस सेशन को, सत्र को रद्द किया जाता है, स्थगित किया जाता है अनिश्चित काल के लिए। सो दिस सेशन ऑफ द पार्लियामेंट
विल बी एडजर्न्ड साइने डाई, या आप कोर्ट में सुनने को मिलता है आपको द कोर्ट इज एडजर्न्ड साइने डाई, या द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर टुडे। अगर आज के लिए स्थगित कर दी गई है कोर्ट की कार्रवाई तो एडजर्न्ड फॉर टुडे, अगर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है कार्यवाही तो एडजर्न्ड साइने डाई कहा जाता है। तो चार अच्छी अच्छी फ्रेजेस मैंने आप सभी को बताई हैं। हाँ, टाइम जरूर लगेगा क्योंकि जब आपको अच्छा कंटेंट पढ़ना है तो उसको समझाने में टाइम लग सकता है। या तो मैं सिर्फ एक सही ऑप्शन रखूं, बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल वीक रखूं, तो मुझे ना समझाने में दम लगानी पड़ेगी, टाइम लगेगा और आपको भी ज्यादा मेहनत नहीं खर्च करनी पड़ेगी। मेरा हर एक सेशन जो है जनरली लंबा ही रहता है। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अपना स्कोर जो है वो काउंट करते रहिए, बाद में अपने आप इवैल्यूएट करिएगा और मुझे बताइएगा कि कितना स्कोर आपका आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, आई एम टोटली लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर टी का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेस्ड ऑन स्टैंड बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, सम सीनियर पुलिस ऑफिसर्स आर सस्पेक्टेड ऑफ, ऑप्शन नंबर ए कनाइविंग विद, कन्फाइडिंग टू, फिर ऑप्शन नंबर सी है कंफर्मिंग टू, और ऑप्शन नंबर डी है रिवर्बरेटिंग विद ड्रग माफियाज। अब आप दिमाग लगाइए सर, एक तरफ पुलिस ऑफिसर्स हैं और एक तरफ ड्रग माफियाज है, यानी कि एक साठ गांठ है, मिली भगत है, यही तो सस्पेक्ट किया जा रहा है, संदेह किया जा रहा है। तो ये संदेह किया गया है कि कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की ड्रग माफियाज के साथ मिली भगत चल रही है। अब मिली भगत के लिए आप कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन नंबर डी है रिवर्बरेटिंग विद, गूंजना इसको कहते हैं साउंड के लिए। ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, ये तो आएगा नहीं, कोई साउंड तो गूंज नहीं रहा है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी का विचार करते हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि कंफर्म एक पॉजिटिव वर्ड है। कंफर्म करने का मतलब है सर रूल्स को फॉलो करना, नियमों का पालन करना। कंफर्म टू द इंस्ट्रक्शंस, कंफर्म टू द ऑर्डर्स, कंफर्म टू द प्रिंसिपल्स, कंफर्म टू द डायरेक्शंस, मतलब जो नियम है, कानून है, कंफर्म टू द लॉ, कंफर्म टू द रूल्स, उन्हें फॉलो करना, उनका पालन करना। तो कंफर्मिंग टू नहीं होगा, कन्फाइडिंग टू भी नहीं होगा, क्योंकि सर कन्फाइड का मतलब है ट्रस्ट करके अपनी बात सामने वाले को बता देना। कन्फाइड करने का मतलब है सामने वाले व्यक्ति पर भरोसा करना और भरोसा करके उसे कोई सीक्रेट बता देना। देखिए डेली वोकैब के किसी ना किसी सेशन में मैं आपको कन्फाइड पढ़ा चुका हूं। हाँ, मैं ये बता चुका हूं कि कन्फाइड के साथ, या मैं डेली वोकैब के सेशन में ये बात बता चुका हूं, या फिर क्लोज टेस्ट के किसी सेशन में बता चुका हूं। मैं पॉसिबली क्लोज टेस्ट में बता चुका हूं मैं कि कन्फाइड का मतलब है किसी पर ट्रस्ट करना और ट्रस्ट करके अपना राज उसे बता देना, और प्रेपोजिशन टू भी लगता है। आंसर तो अब तक आप जान ही गए होंगे, कुछ लोगों ने सही गेस भी किया। तो कनाइविंग विद होता है सर, कनाइविंग विद, कनाइव का मतलब ही होता है कि किसी इल्लीगल एक्शन को, किसी इल्लीगल एक्टिविटी को होने देना। आप सब जानते हैं कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आप उस गलत काम को नहीं रोकेंगे, उल्टा आप उसमें हिस्सेदारी कर सकते हैं। कनाइविंग विद हो जाएगा। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताता हूं। अगर आप मेरा डेली वोकैब का सेशन लगातार देखते हैं, मैं तकरीबन 15 ऐसे सेशंस ले चुका हूं डेली वोकैब के। अभी सेशन नंबर 14 में ही मैंने एक नाउन पढ़ाया था, कनाइवेंस। मैंने नाउन पढ़ाया था कनाइवेंस, और कनाइवेंस का ही ये वर्ब लिखा है कनाइविंग, कनाइविंग विद। अगर आपने वो सेशन लिया होता तो मैंने कनाइवेंस को पढ़ाते समय बताया था टू अलाउ एन इलीगल एक्टिविटी टू टेक प्लेस, किसी गैर कानूनी गतिविधि को होने देना, ये कनाइवेंस का मीनिंग है। इमेजिन करिए अगर आपको वो सेशन अटेंड किया हो तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा। हाँ, या तो आपको पहले से ही सब मालूम हो, है ना। तो इसीलिए जरूरी है कि आप जो कुछ भी मैं पढ़ाऊं उसे रेगुलरिटी के साथ पढ़ें ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। अच्छा, एक और बात सुनिए। अच्छा, ये सेशन नंबर 14 में ही है कनाइविंग विद, कनाइवेंस पढ़ाया था। अगर नहीं देखा हो तो आप जरूर इस वीडियो के बाद उसे भी देख लें।
अच्छा, जो चार ऑप्शंस मैंने दिए हैं सिर्फ इनका मीनिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बगल में जो प्रेपोजिशंस इनके साथ यूज किए गए हैं उन्हें भी याद करना चाहिए। कनाइव के साथ विद ही आता है, कन्फाइड के साथ टू ही आता है, कन्फर्म के साथ भी टू आता है, रेवरबरेट के साथ विद ही आता है। बेहतर होगा कि आप इन्हें भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ओनली अ फ्यू टॉप लेवल लीडर्स इंक्लूडिंग all the three armed forces commanders were privy, options है to, of, with और about। आपको ये पता करना है कि प्रीवी के बाद में प्रेपोजिशन कौन सा आता है। अब जिन लोगों को ये मालूम है कि प्रीवी का क्या मीनिंग है और साथ ही साथ ये भी मालूम हो कि क्या प्रेपोजिशन आता है तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन प्रीवी इज नॉट अ कॉमन वर्ड, जिसकी वजह से ये मुश्किल है कि सब जानते हो कि प्रीवी का क्या मीनिंग है और प्रीवी के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आता है। आगे बढ़ते हैं। द एयर स्ट्राइक लॉन्च्ड बाय द एयरफोर्स। प्रिवी का मतलब होता है सर अवेयर होना, जानकारी रखना, किसी चीज की मालूम होना, संज्ञान में रखना। इसका मीनिंग है इस सेंटेंस का कि जब इंडिया की तरफ से एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की थी, याद होगा आप सभी को, बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा, याद है आप सभी को, जब पुलवामा ब्लास्ट हुआ था उसके बाद, है ना। तो उस एयर स्ट्राइक की जानकारी सिर्फ कुछ ही लोगों को थी, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स को और साथ ही साथ जो टॉप बॉसेस हैं आर्म्ड फोर्सेस के, चाहे वो इंडियन आर्मी के हो या इंडियन नेवी के हो या इंडियन एयरफोर्स के हो, उन्हीं लोगों को मालूम था कि कुछ ऐसा होने जा रहा है। इसका यही मतलब है कि जब इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की थी तो सिर्फ कुछ लोग जानते थे, सिर्फ कुछ लोगों को इसकी जानकारी थी। प्रिवी के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है, ऑफ ना लगाएं सर, प्रिवी ऑफ दी, प्रिवी विद भी नहीं, प्रिवी अबाउट भी नहीं सर, प्रिवी टू होता है। अब मैं आपसे एक और सीरियस बात करता हूं, सुनिए। बहुत सरल हो सकता था यही वाला क्वेश्चन और कुछ लोगों के लिए सरल भी रहा होगा। जब मैंने डेली वोकैब के सेशन स्टार्ट किए हैं तो उसमें सेशन नंबर 2, ध्यान से सुनिए, डेली वोकैब के सेशन नंबर 2 में मैं प्रिवी वर्ड को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं कि प्रिवी एक एडजेक्टिव है, बता चुका हूं कि प्रिवी का मतलब है कि आपको मालूम है, यू हैव द इंफॉर्मेशन, जानकारी है, अवेयर है आप, और यह भी मैं बता चुका हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देयर ओनली कि प्रीवी के बाद प्रेपोजिशन टू आता है। और आप जब उस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, तो मैंने इसे स्पेशली मेंशन भी किया है कि आपको यह याद रखना चाहिए कि प्रीवी के बाद प्रेपोजिशन टू आता है। सोचिए सर कितना कनेक्शन है हर चीज का एक दूसरे से, इसीलिए कहा जाता है कि सारे सेशंस आप रेगुलर अटेंड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आंसर था? एक, कनाइविंग विद, क्योंकि 60 गांठ थे पुलिस ऑफिसर्स और ड्रग माफियाज की। और नंबर 4 में प्रिवी टू होगा क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों को इंफॉर्मेशन थी कि ऐसी कोई एयर स्ट्राइक होने जा रही है, प्रिवी टू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शीला दीक्षित, फिर स्पेस है। अब आपको मालूम है कि शीला दीक्षित कांग्रेस की एक बड़ी नेता थी, दिल्ली की 3 बार की चीफ मिनिस्टर भी थी, अभी उनकी कुछ वक्त पहले डेथ भी हो गई है। ऑप्शंस भी कुछ ऐसे ही लिखे, डेथ, डिमाइस, पासेज और डिपार्चर। अब इत्तेफाक से इन चारों वर्ड्स का एक ही मीनिंग है। डेथ मतलब मृत्यु, डिमाइस मतलब भी देहांत, मृत्यु, पासेज जब कोई व्यक्ति मर जाता है ये उसका पासेज ही कहा जाता है। डिपार्चर भी यूज किया जाता है, किसी व्यक्ति के देहांत के लिए डिपार्चर भी यूज किया जाता है। अब आप समझिए सर, तय किसको करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जो फिल इन द ब्लैंक्स के पहले ऑप्शन से उनको नहीं, क्योंकि डेथ, डिमाइस, पासेज, डिपार्चर, ऑल दीज 4 ऑप्शंस कैरी द सेम मीनिंग। तो कैसे तय कर सकते किसको यूज करना चाहिए? जो भी आएगा वो ऑप्शन नंबर, मतलब जो दूसरा स्पेस है वहां से तय होगा, क्योंकि डेथ के बाद फॉर लगा है, डिमाइस के साथ टू है, पासेस के साथ इन है, डिपार्चर के साथ फॉर है। अब क्या होगा? इज अ बिग लॉस, मतलब शीला दीक्षित जी का जो देहांत है ये एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या कहा मैंने? कांग्रेस पार्टी के लिए। अब तुरंत आपका मन करेगा कि ईदर ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि
के लिए मैंने बोला ना, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, तो के लिए मतलब फॉर। ऑप्शन नंबर ए में भी फॉर है और डी में भी फॉर है, बट लेट मी टेल यू द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। लॉस के साथ सर प्रेपोजिशन फॉर नहीं आता, लॉस के साथ प्रेपोजिशन टू आता है। याद रखिए सर, ये स्पेसिफिक केसेस ऑफ प्रेपोजिशंस में है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन जिसको कहा जा सकता है, मतलब जिसके लिए जो नुकसान है, इट इज अ बिग लॉस टू यू, इट इज अ बिग लॉस टू मी, इट इज अ बिग लॉस टू द कंट्री। समझ रहे हैं? याद रखिए सर, मेरे आपके आर्ग्यू करने से कि नहीं फॉर लगेगा, कुछ नहीं होने वाला है। लॉस के साथ प्रेपोजिशन टू आता है, मतलब आता है। एक सरल सी बात मैं बता रहा हूं, एक कहा जाता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हिंदी में तो बोला जाता है कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी आप स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ नहीं बोलते, इंजूरियस टू हेल्थ क्यों बोलते हैं? क्यों? फॉर बोलिए ना के लिए जब लगा रहे हैं, तब तो आप यही कहते हैं कि इंजूरियस के साथ प्रेपोजिशन टू आता है, इसलिए ऐसा है। एग्जैक्टली वही बात यहां कहनी है कि भले ही हमारा आपका मन कर रहा है कि लॉस के साथ फॉर आना चाहिए, बट द फैक्ट इज दैट लॉस इज फॉलोड बाय प्रेपोजिशन टू, तो आपको टू को ही चूज करना चाहिए। डिमाइस और टू का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ही स्टिल कीप्स इन टच, remains in touch, continues in touch, maintains in touch। सारी verbs हैं, सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में दी हैं, चूंकि सब्जेक्ट ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए सारी मेन verbs में एस लगाया गया। keeps, remains, continues और maintains in touch। ये एक फ्रेज है, मैं बताता हूं सर। remain in touch नहीं होता, continue in touch नहीं होता, maintain in touch भी नहीं होता सर, केवल और केवल keep in touch होता है। याद कर लीजिए, जैसे आपने कहा कि टच में रहना, टच में रहना, जैसे कि आप कहीं घूमने गए, वहां पे आपकी किसी से फ्रेंडशिप हो गई और फिर एट द एंड ऑफ योर टूर आपने कहा ठीक है अभी के लिए बाय बाय, लेकिन हम टच में रहेंगे, वी शैल कीप इन टच, वी शैल रिमेन इन टच नहीं, विल कीप इन टच। ठीक है, कीप इन टच विद ईच अदर। तो याद रखिए सर, कीप इन टच होता है, और कुछ होता ही नहीं है सर। आप गूगल करके देख लीजिए रिमेन इन टच क्या होता है, कंटिन्यू इन टच क्या होता है। सर केवल कीप इन टच फ्रेज का जिक्र है, और कोई फ्रेज ही नहीं है। टच में रहना विद मोस्ट ऑफ हिज ओल्ड कॉलेज मेट्स, मेट्स मतलब दोस्तों को कहा जाता है, तो वो आज भी अपने अधिकांश पुराने कॉलेज के दोस्तों के टच में है, टच में रहता है। कीप इन टच विद हिज फ्रेंड्स, कीप इन टच विद मी, कीप इन टच विद ईच अदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखते हैं। 5 में समझ में आया, बी डिमाइस और प्रेपोजिशन टू, लॉस के साथ टू आता है, और 6 में कीप इन टच फ्रेज का यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है आप सभी को आज का ये सेशन? अभी तक का सेशन कैसा लगा मुझे प्लीज बताएं, लाइव चैट के माध्यम से बताएं, मैं देख रहा हूं। हाँ, अगर बीच बीच में आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप उन डाउट्स को भी रेज कर सकते, पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी सेशंस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो भी क्लासेस में ले रहा हूं, जो भी लेक्चर्स आपके सामने आ रहे हैं, इन सारे लेक्चर्स के पीडीएफ फाइल्स भी चैनल जो है, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा अश्विन क्लासेस फॉर इंग्लिश के नाम से, अगर आप उस चैनल से ना जुड़े हो तो जुड़ जाएं। उस पर सारे पीडीएफ भी धीरे धीरे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी कल ही मैंने उस चैनल पे जो गेट फ्रेजल वर्ब है उसका पीडीएफ डाला है। अभी हो सकता है आज मैं उसमें जो कल मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का सेशन लिया था उसका पीडीएफ मिले। डेली वोकैब के भी पीडीएफ धीरे धीरे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो भी पुराने पीडीएफ्स हैं वो भी धीरे धीरे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो बहुत बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए। आप इधर से भी पढ़ सकते हैं और पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी होगा, उधर से भी आप पढ़ सकेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आई हैव टोल्ड हिम मेनी टाइम्स, मैंने उसे कई दफा बताया है, बहुत बार बताया है, दैट ही हैज गॉट द रॉन्ग टेलीफोन नंबर, कि उसने जो है रॉन्ग टेलीफोन नंबर जो है डायल कर दिया है। ही हैज गॉट द रॉन्ग टेलीफोन नंबर, उसको गलत टेलीफोन नंबर मिल गया है। आई विल बी क्रेजी, गो क्रेजी, बिकम क्रेजी, गेट क्रेजी इफ दे कॉल अगेन। अगर फिर से कॉल किया उसने
तो मैं ना पगला जाऊंगा, मतलब मैं क्रेजी हो जाऊंगा एक तरीके से। बात समझ में आई आपको कि मैंने उसको कई दफा बताया है कि उसके पास जो नंबर है वो गलत है, तो अब वो मुझे डायल ना करे। बार बार वो करा, मैंने बार बार बताया है। अब अगर उसने फिर से डायल किया मुझे, तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगी। यहां से क्रेजी का मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने से नहीं है, बल्कि संभवतः क्रेजी होने का मतलब यहां पर एक तरीके से आपा खो देने से है, गुस्सा करने से होता है। अच्छा, जो भी आप इसका मीनिंग निकालें, यहां है यही मीनिंग। क्रेजी का मतलब एक्साइटेड होने के बजाय थोड़ा सा एंगर की स्टेट में चले जाने से। कोई बार बार आपको फोन करे, रॉन्ग नंबर हो, कैसा लगेगा? आप खुश हो जाएंगे? नहीं, आपको इरिटेशन हो जाएगी। अच्छा, जो ऑप्शन चूज करना है वो ऑप्शन नंबर बी है, गो क्रेजी। याद रखें सर, ये भी फ्रेज है। क्या कहा मैंने? ये भी फ्रेज है। गो क्रेजी होता, बी क्रेजी नहीं होता, बिकम क्रेजी नहीं होता, गेट क्रेजी नहीं होता। अगर कोई क्रेजी है तो ही इज क्रेजी, ही वॉज क्रेजी, यू आर क्रेजी, आई एम क्रेजी। और कोई क्रेजी हो जाएगा, he goes crazy, he has gone crazy, he will go crazy, he went crazy। इस तरीके से है ना, go नाम की वर्ब का इस्तेमाल करें, या फिर खाली ऑक्सिलरी वर्ब ही एजएमआर को रहने दीजिए, तो go crazy को चूज करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द कंपनी ऑफर्स इट्स एम्प्लॉयज फ्री लैंग्वेज ट्रेनिंग। जो कंपनी है अपने एम्प्लॉयज को फ्री में लैंग्वेज ट्रेनिंग ऑफर करती, मतलब अगर वो कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो फ्री में लैंग्वेज ट्रेनिंग कंपनी प्रोवाइड करती। बट नॉट मेनी पीपल, लेकिन ज्यादा लोग नहीं। एडवांटेज ऑफ इट, ऑप्शंस है मेक एडवांटेज ऑफ इट, गेट एडवांटेज ऑफ इट, टेक एडवांटेज ऑफ इट और कीप एडवांटेज ऑफ इट। एक्सक्यूज मी। ज्यादा से ज्यादा आंसर्स आप गेस करते रहें ताकि आपको बड़ा अच्छा लगे जब भी कभी आपका ऑप्शन करेक्ट हो। आंसर है टेक एडवांटेज ऑफ इट। ये भी फ्रेज है, किसी भी सुविधा का लाभ लेना, उसके लिए जो फ्रेज बनाई गई है इट इज टेक एडवांटेज ऑफ, बस और कुछ नहीं। टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग। मेरी बात आप समझ रहे हैं? लाभ लेना, फायदा लेना। तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को लैंग्वेज ट्रेनिंग ऑफर करती, वो भी फ्री में, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो इस फैसिलिटी का लाभ नहीं लेते हैं। दे डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट। हां, अगर आपको किसी चीज का लाभ मिल रहा है तो फिर गेटिंग एडवांटेज ऑफ इट। देखिए, आप लाभ ले रहे हैं तो टेक एडवांटेज, आपको लाभ मिल रहा है तो गेटिंग एडवांटेज। यहां लाभ मिल नहीं रहा बल्कि आप लाभ लेंगे, तो टेक एडवांटेज ऑफ इट का इस्तेमाल करिए, और बाकी ऑप्शंस तो बेकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 और 8 भी मैंने समझा दिया। गो क्रेजी होता है और टेक एडवांटेज ऑफ होता है लाभ लेना, गेट एडवांटेज ऑफ लाभ मिलना। फाइनल 2 क्वेश्चंस बचे हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शी हैड टू गो टू द हॉस्पिटल बिकॉज इट वॉज अ वेरी हार्ड कट, डीप कट, हेवी कट और वाइड कट। मतलब कट मतलब निशान, चोट का निशान होगा, तो उसे अस्पताल जाना पड़ा क्योंकि जो चोट का निशान था, जो कट गया था उसकी बॉडी पे कहीं पर, वो हार्ड कट था, डीप कट था, हेवी कट था, वाइड कट था। मुझे उम्मीद है कि आप हेवी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हार्ड कट भी नहीं होता सर, वाइड कट और डीप कट। देखिए, वाइड कट भी नहीं होता है सर। आपको लग सकता है कि शरीर के किसी हिस्से में दूर तक कटने का निशान हो तो वाइड कट हो गया, नहीं। जब चोट बहुत गहरी लगती है, गहरी चोट का मतलब ही चोट बहुत बड़ी हो गई, ज्यादा हो गई, तो डीप कट होगा। दिमाग खर्च करिए सर, चोट का निशान है, कट गया है खास तौर पे शरीर में कहीं, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि कितना अंदर तक चोट का वो निशान है, वो जो कट गया है कितना अंदर तक कट गया है, तो डीप कट का इस्तेमाल करिए सर। और कोई ऑप्शंस बेकार हैं क्योंकि इट वाज अ डीप कट, बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे सर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आई एम एन ऑनेस्ट एंड लॉफुल सिटीजन, ऑप्शन नंबर बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन, डाउन टू अर्थ सिटीजन और गॉड फियरिंग सिटीजन। ध्यान से मैं जो बताऊंगा उसे सुनिएगा।
पहली बात लॉफुल नहीं होता, क्योंकि लॉफुल किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं होता। आगे सिटीजन लिखा है ना, लॉफुल जो है किसी एक्टिविटी के लिए, एक्शन के लिए। आपने किसी घटना को अंजाम दिया, कोई एक्टिविटी, गतिविधि आपने की, और अगर वो एक्टिविटी लॉफुल है, किसी का बिजनेस लॉफुल है, डील जो है की गई वो लॉफुल है, तो वहां आएगा सर। कोई एक्टिविटी जो है कानून के तहत की गई है तो वो एक लॉफुल एक्टिविटी होगी। अब सुनिए सर, ऑप्शन नंबर डी को भी ना चूज करिएगा, क्योंकि जो गॉड फियरिंग है बहुत ही अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। गॉड फियरिंग होने का मतलब है ईश्वर से डरना, और ईश्वर से डरना कमजोरी नहीं है सर। ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति गलत रास्ते पर नहीं चलता, सही रास्ते पर चलता है। कहा जाता है कि आप दुनिया में किसी से ना डरें, लेकिन ईश्वर से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि इफ यू आर गॉड फियरिंग तो आप कभी भी कुछ भी गलत कार्य नहीं करेंगे। अच्छा, गॉड फियरिंग सिटीजन नहीं होता सर। सिटीजन की प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो गॉड फियरिंग हो। गॉड फियरिंग जो है वो किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है। अ गॉड फियरिंग पर्सन, अ गॉड फियरिंग चाइल्ड, अ गॉड फियरिंग लेडी, अ गॉड फियरिंग बॉय, अ गॉड फियरिंग मैन, इस तरीके से। देखिए, जब आपने सिटीजन बोला नागरिक, तो नागरिक की विशेषता ये नहीं होती कि वो ईश्वर से डरे, नहीं। नागरिक एक समाज का हिस्सा होता है, और नागरिक की विशेषता होती है कि वो कानून का पालन करे। मेरी बात आप समझ रहे हैं। नागरिक वर्ड, सिटीजन वर्ड यूज किया गया, व्यक्ति नहीं यूज किया गया। पर्सन लिखा होता तो गॉड फियरिंग पर्सन होता। सिटीजन की प्रॉपर्टी, नागरिक की विशेषता होती है कि वो नियम का पालन करे, कानून के बताए हुए रास्ते पर चले, कानून न तोड़े, कानून व्यवस्था का पालन करे। ऐसे को लॉ अबाइडिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। डाउन टू अर्थ का मतलब है जो बहुत विनम्र है सर। ऑनेस्ट और विनम्र, ध्यान से समझिए। एक तो सिटीजन जो वर्ड है, सिटीजन वर्ड अपने आप में सिर्फ और सिर्फ लॉ अबाइडिंग को ही चूज करना चाहेगा, डाउन टू अर्थ को भी नहीं चूज करना चाहेगा। देखिए, जब आप ईमानदार हैं और फिर आप कानून का पालन करते हैं, कितना बढ़िया सिंक बन रहा है, तालमेल अच्छा है। ईमानदार व्यक्ति कैसे हो सकता है? जब वो कानून व्यवस्था का पालन करेगा, तभी तो बेईमान नहीं होगा। डाउन टू अर्थ होने का मतलब है विनम्र होना, जमीन से जुड़ा हुआ होना, बहुत अकड़ू ना होना। ये भी सिटीजन की विशेषता नहीं होती सर, सिटीजन की नहीं बल्कि एक व्यक्ति की विशेषता होती है। तो डाउन टू अर्थ और गॉड फियरिंग पर्सन के लिए यूज होने चाहिए, पर्सन होता वर्ड वहां पर। सिटीजन के लिए लॉ अबाइडिंग होता है, और किसी एक्शन या एक्टिविटी के लिए लॉफुल वर्ड का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आज के सेशन के ये 10 के 10 फिलर्स पूरे होते हैं। कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताएं। साथ ही साथ जो भी आपका स्कोर हो, अगर आप मैसेज करना चाहते हैं कि 10 आउट ऑफ 10 है, 10 आउट ऑफ 8 है, 9 है, 5 है, 6 है, जो भी आपका स्कोर रहा हो वो मुझे बताएं। साथ ही साथ अपने दिमाग में फिट करें कि अभी आपका स्कोर क्या है, यानी आप कहां स्टैंड करते हैं। अगर आप तुरंत इस वीडियो को ना देख रहे हो, बाद में जब भी कभी इस वीडियो को देखें, तो भी आप जो है अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो मैं बता रहा हूं आपको कि इसी आखिरी वाली स्लाइड में, इसके बाद जो स्लाइड आएगी उसमें मेरा नंबर भी गिवन है, व्हाट्सएप नंबर है, वो 9935923221। आप अपने डाउट्स को उस पर मेंशन करिए, पूछिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। वैसे तो टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी बनाया गया है, टेलीग्राम चैनल पे ही ग्रुप भी बनाया गया है। आप उस चैनल और ग्रुप दोनों में जब जुड़ जाएंगे तो वहां भी अपने क्वेश्चंस को पुट अप कर सकेंगे, है ना, उधर से भी मैं आंसर कर सकूंगा। चलिए, आज के अभी के लिए इतना ही। और फिर से मैं वो बात बताऊं कि आप हर एक सेशन को रेगुलर देखा करें। साथ ही साथ जो भी सेशंस हो रहे हैं सबके पीडीएफ धीरे धीरे करके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। वहां से आप उन्हें डाउनलोड करके सेफ रख सकते हैं और आगे पढ़ भी सकते हैं। और एक सेशन को एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक नहीं समझ में आता है बार बार देखते रहिए सर। चलिए, तो आज के अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा आप सभी को ये सेशन मुझे जरूर बताएं।
अपना अपना ध्यान रखें। होपफुली कल मॉर्निंग में डेली वोकैब का सेशन नंबर 16 होगा। जैसा भी होगा आप सभी को बता दिया जाएगा। कम्युनिटी पेज पर हर एक पोस्ट को अपलोड कर दिया जाता है, वहां से भी आप जान सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा और बेल आइकन को प्रेस कर रखा हो तो अपने आप नोटिफिकेशन आता रहता होगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।